morning, all of you. Myself, Dr. Deepika Minhas, Assistant Professor, Samhita and Siddhant Department, welcomes you all to the SUDAC TED Talk kind of series, number 1, which is based on Ayurveda for Potion. आज हमने ये सीरीज इसलिए शुरू की है ताकि जो हमारी आयुष गवर्नमेंट है, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, उसकी तरफ से हमें आयुर्वेदा फॉर पोषण शुरू करने के लिए कहा गया था। हमने सोचा कि हम क्यों ना सबसे पहली जो हमारी सीरीज है उसकी शुरुआत आयुर्वेदा फॉर पोषण से की जाए। तो आज मैं आपकी होस्ट और दोस्त हूँ और मेरे साथ हैं डॉक्टर मृदु शर्मा, एमडी पंचकर्मा, वाइस प्रिंसिपल श्रीमती उर्मिला देवी आयुर्वेदिक कॉलेज, डॉक्टर लवलीन एमडी द्रव्य गुणा, असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर दीपिका भंडारी, एमडी रसशास्त्र एंड असिस्टेंट प्रोफेसर इन द डिपार्टमेंट ऑफ टॉक्सिकोलॉजी। नमस्कार। तो आज का ये सीरीज शुरू करते हैं। आज का सबसे पहला जो क्वेश्चन है इस एक्सक्लूसिव टॉक का, मैं चाहूंगी कि सबके लिए जो है वो बेनिफिशियल रहे। ये जो न्यूट्रिशन मंथ हम जो सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है, how Ayurveda looks for nutrition? See, nutrition is a very broad term. मॉडर्न में हम बोलते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स कितने ले रहे हैं, फैट्स कितने ले रहे हैं, आपकी प्रोटीन इंटेक कितने नहीं चाहिए। बट आयुर्वेद में जो पोषण है उसमें अलग अलग चीज़ें हैं। उसमें जो है वो शाक है, हमारे धान्य वर्ग हैं, हमें जो है वो मधु वर्ग भी बताया गया है, सब वर्ग बताए गए हैं। और जैसे वीकनेस है तो कुछ बीमारियां जिसमें खजूर, मुनक्का, ये सब चीज़ें भी बताई गई है। तो आयुर्वेद में न्यूट्रिशन जो है वो दोषों के अकॉर्डिंगली, उसकी प्रकृति के अकॉर्डिंगली, और जो पेशेंट या फिर जो भी व्यक्ति है उसकी कंडीशन के अकॉर्डिंगली हो सकता है मेरे लिए जो चीज़ अच्छी है वो आपके लिए ना हो। मेरे लिए खजूर अच्छा है, आपको मे भी खजूर आपके दोषों के अकॉर्डिंगली ठीक ना, जो है वो आयुर्वेदा में कंसीडर करके उसको न्यूट्रिशन माना जाता है। ठीक है। तो जैसे डॉक्टर मृदु बोल रहे हैं कि आहार वर्ग बताया है आचार्य चरक में, शुक्रधान्य, शमीधान्य, मांस, शाक, फलाश्रान, हरित मध्यम्बु, गौरस, इक्षु विकारिका। ऐसे करके 12 आहार वर्ग दिए गए हैं। तो अब मैं पूछना चाहूंगी जो हमारे बाकी स्पीकर्स हैं उनका क्या मत है। तो आप में से कोई जैसे ऐसा है हमारे आयुर्वेद में न्यूट्रिशन को, जैसे मॉडर्न में हम एक ले लेते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स हो गए, फैट्स हो गए, मिनरल्स हो गए, उसमें एक बिल्कुल फिर भी एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम में नहीं लिया गया है। लेकिन हम आयुर्वेद में जो है इसको और हर पर्सन टू पर्सन वेरी करता है कि आयुर्वेद में बताया गया है, जैसे दोषों के अनुसार हो गया, जैसे ऋतु के अनुसार हो गया, हर पर्सन टू पर्सन उसकी अग्नि के अनुसार हो गया। ठीक है। तो इस वजह से हमने न्यूट्रिशन जो हम आयुर्वेद के पर्सपेक्टिव से अगर देखें तो न्यूट्रिशन एक पर्टिकुलरली हमने एक पर्टिकुलर टर्म के अंदर हमने सम्मिलित नहीं किया हुआ। हर पर्सन टू पर्सन हम वेरी करते हैं, उसके दोष के अनुसार देखते हैं। तो दैट मीन्स मेरा मानना ये है कि न्यूट्रिशन हर पर्सन टू पर्सन जो है वो वेरी करते हैं। जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि अभी कि खजूर यदि उनके लिए बेनिफिशियल है तो जरूरी नहीं कि मेरे लिए भी होगा, मेरा ये मानना है। इस पे मेरा एक और सवाल है, क्या डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन और न्यूट्रिशन ये क्या है? मतलब ये आपस में कोरिलेट करते हैं या इनमें से एक अच्छी नहीं है तो हम फिर भी अगर न्यूट्रिशियस डाइट ले रहे हैं तो डाइजेशन अगर अच्छी नहीं है तो क्या एब्जॉर्प्शन और न्यूट्रिशन वर्क करेगी, या डाइजेशन अच्छी है एब्जॉर्प्शन नहीं है तब भी न्यूट्रिशन वर्क करेगा? आयुर्वेद बोलता है सर्व रोगापि जयंतु मंताग्नो। अगर आपकी डाइजेशन, आपकी डाइजेस्टिव पावर अच्छी नहीं है तो आप चाहे सोना खा लो वो आपको एब्जॉर्ब नहीं होगा। और जब आपकी अग्नि मंद है तो आप जो मर्जी खाओ उसकी एब्जॉर्प्शन होने का तो सवाल ही नहीं है। वो या तो आम बनेगा या फिर वो आहार रस और पित्त भाग में आहार रस नहीं बनेगा और मैक्सिमम पित्त भाग बन के वो बॉडी से आउट हो जाएगा। तो अब चलते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन के लिए। व्हाट डज अ हेल्दी डाइट लुक लाइक टू यू? व्हाट डज द हेल्दी डाइट लुक लाइक टू यू? हेल्दी डाइट शुड फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर मी शुड बी प्रॉपर्ली कुक्ड। जो आयुर्वेद में बताया है द्वादश आसन, उस हिसाब से खाना होना चाहिए। ठीक है। गर्म खाना खाना चाहिए, बासी खाना नहीं खाना चाहिए, और हो सके तो वात प्रकोपक आहार नहीं खाना चाहिए, क्योंकि वात जो है वो सब दोषों को बढ़ाने वाला है। तो उसके अकॉर्डिंगली जो है वो हमें खाना खाना चाहिए। चलो मेरे हिसाब से, जैसे कि डॉक्टर मृदु ने बताया कि दोषों के हिसाब से आयुर्वेद में इंक्लूड की जाती है हर एक चीज़। तो वैसे ही आयुर्वेद के बहुत सारे सिद्धांत हैं जिनको हम एक टॉक में कोलैप्स नहीं कर सकते। लेकिन ऐसा होता है ना कि जैसे दोषों का प्रकरण है वैसे ही आपके आहार भी, अभिशेष आयतन भी बताए गए हैं। कई चीज़ें जो होती हैं वो सातम में विरुद्ध होती हैं, कई काल विरुद्ध ली जाती हैं।
तो उस अकॉर्डिंगली जो है हमें चीज़ों को इंक्लूड करना चाहिए कि कोई चीज़ जो है वो ऐसी ना हो कि वो सातम्य विरुद्ध हो जाए या वो विपरीत काल में ली जाए, या ऐसा होता है कि कई चीज़ें जो होती है वो विष तुल्य हो जाती है अगर वो अष्टविध आहार विधि विशेष आयतन के उलट ली जाती हैं। तो इन चीज़ों को भी आई थिंक इंक्लूड करना मेरा चाहिए। एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन भी और मैं सजेशन देना चाहूँगी कि जैसे मैम ने बोला कि जैसे कुछ चीज़ें हैं जो आपस में मिलाएं तो वो विष बन जाती हैं। तो उनमें से एक आयुर्वेद में बहुत ही फेमस एग्जाम्पल है गर्म पानी और शहद का। तो इस पे आपके क्या विचार हैं? देखिए ये तो निषिद्ध ही है, विष ही है, बट कुछ कंडीशंस हैं आयुर्वेद में भी जिसमें जो है वो इसको बताया गया है को, जैसे वमन में जो शहद है वो बोला गया है कि गर्म करके ही लेना चाहिए। तो आयुर्वेद जो है वो दोनों तरह से चलता है, एक चिकित्सीय और एक आहारीय। तो चिकित्सीय जो है वो डिफरेंट है, उसमें हमें कई बार जो है वो विष भी देना पड़ता है औषध की मात्रा में, और जो दूसरा है वो हमें आहार के लिए लॉन्ग टर्म इफेक्ट के हिसाब से देखना चाहिए। और मोर ओवर इसमें एक चीज ऐसा है कि क्वांटिटी मैटर करती है कि आपने कितनी ली है। जैसे यदि आप घृत और उसको इकट्ठे लेके चलेंगे, ठीक है, तो फिर दोनों की क्वांटिटी यदि सेम रहेगी तो सीधी बात है कि वो विष तुल्य ही रहेगा। एंड इसमें एक और चीज मैंने बोलनी है कि ये निषिद्ध है बट बहुत ज्यादा यूज होता है, गर्म पानी और शहद बहुत ज्यादा यूज होता है, और उसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट ये देखा जाता है कि जो भी पर्सन उसको ले रहा है वो वेट लॉस के लिए लिया जाता है, बट वेट लॉस हो ना हो वात प्रकोप जरूर हो जाता है। इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन उठाया था ताकि हमारे लिसनर्स को भी इसका फायदा हो। तो तीसरा क्वेश्चन जो मेरा है वो है कि हम मार्केट में जाते हैं, सुपर स्टोर्स में आजकल सब सोचते हैं कि जितनी हाइजीन हो, कोरोना है तो सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रहे, है ना। तो वहां पे मैंने बहुत जगह देखा है और सबने नोटिस किया होगा कि ऑर्गेनिक करके लेबल्ड आइटम्स होती हैं, तो वो क्या ज्यादा न्यूट्रिशियस है या क्या एस्पेक्ट है उसका आयुर्वेद में? पहली बात तो ये मार्केटिंग है। इंडिया में ऑर्गेनिक एक क्लास के लिए माना जाता है कि हाँ हम ऑर्गेनिक खाना खाना है, बट एक्चुअली शायद वो उससे भी बुरा हो सकता है, अच्छा भी हो सकता है। ऑर्गेनिक खाना मतलब जिसमें कोई फर्टिलाइजर ना हो तो डेफिनेटली वो अच्छा है, बट आपको कैसे पता वो ऑर्गेनिक है या नहीं? आजकल औषधियों का नहीं पता कि वो ऑर्गेनिक है या नहीं है, जैसे हल्दी कितनी मिलावट है उसमें, ठीक है। तो जो आपको जिस पे पूरा यकीन है कि ये ड्रग मैंने घर पे या ये जो सब्जी है मैंने घर पे उगाई है या मुझे जो है ये लोकल मार्केट से मिल रही है, तो डेफिनेटली वो करना चाहिए सुपर स्टोर के बजाय। ठीक है। और एडल्ट्रेशन, बेसिकली एडल्ट्रेशन ही अब जैसे जैसे डॉक्टर साहब ने बोला हल्दी का, तो सेम वैसे ही जो आजकल जो मिर्च है, जो लाल मिर्च है, तो उसके अंदर जो है वो मिला देते हैं, ईट का बुरादा मिला देते हैं, या फिर हल्दी के अंदर जो है वो भी, मतलब आजकल आप ऐसे नहीं बता सकते हैं कि कौन, जरूरी नहीं है कि मार्केट में जो चीज अवेलेबल है ऑर्गेनिक के नाम के ऊपर और वो सीरियसली ऑर्गेनिक ही है। वो तो सेम जैसे डॉक्टर मृदु ने बताया कि हमारे अपनी घर की खेती के अनुसार यदि तो आपने घर के ऊपर ही उसको उगाया है और उसके ऊपर आप मतलब 100% ट्रस्ट कर सकते हैं, नहीं तो अदरवाइज जो जरूरी नहीं है कि मार्केट में भी अगर ऑर्गेनिक के नाम से बिक रहा है तो वो ऑर्गेनिक ही हो। आजकल लोग अपने स्वार्थवश जो है वो ऑर्गेनिक का नाम बोल के उसको बेच देते हैं, तो ऐसा जरूरी नहीं है। और इसमें डॉक्टर साहब भी हमें बता पाएंगे, जैसे दशमूल है, दशमूल का जो 10 ड्रग्स है वही नहीं मिलती, मूल तो अलग एक वो। देखिए इसके लिए मेरे हिसाब से आप लोगों को कुछ प्योरिटी मार्क्स दिए होते हैं जो ऑर्गेनिक चीज़ों पर मार्क्ड होते हैं, जैसे हम एग मार्क देखते हैं, उससे हमें इतना पता चल जाता है कि मतलब एटलीस्ट इसमें कितनी इम्प्योरिटी हो सकती है, तो हमें एटलीस्ट मार्क्स मेरे ख्याल से पहले देख लेना ठीक है, चाहिए। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। सेम इसी चीज के ऊपर एक चीज मैं बोलूंगी, जैसे हम दूध है हम घर में मतलब सभी यूज करते हैं, तो यदि अगर हम उसकी एडल्ट्रेशन भी बिल्कुल कुछ नहीं करना है, एक छोटा सा टेस्ट रहता है, अगर हम एक ड्रॉप भी, ठीक है, प्लेन उस सरफेस के ऊपर मतलब ऐसे एक ड्रॉप भी डाल दें और यदि तो वो बिल्कुल सीधा स्टेबल ऐसे का वैसा ही रहे, ठीक है, तो वो दैट मीन्स वो जो है वो प्योर है। यदि वो बिल्कुल ही पानी की तरह से ऐसे ही जा रहा है तो आपको साफ पता चल जाता है कि ये एडल्ट्रेटेड है। ओके, थैंक यू डॉक्टर लवलीन और डॉक्टर दीपिका भंडारी, बहुत ही अच्छी बात बताई इन्होंने। तो अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलूंगी कि अगर कोई सिर्फ फ्रूट्स ले रहा है डाइट में, ठीक है, और या फिर फ्रूट्स नहीं ले रहा और सिर्फ नॉर्मल डाइट जैसे रोटी दाल चावल ले रहा है, तो क्या हम उसको हेल्दी डाइट में कंसीडर करते हैं? मेरा क्वेश्चन है आप सबके लिए। देखो मेरे अकॉर्डिंगली तो आपको जो है आपके दोष के अकॉर्डिंगली खाना खाना चाहिए। हम क्योंकि आयुर्वेद से बिलोंग करते हैं तो हम हर चीज प्रकृति विकृति दोष धातु मल इन चीजों को ध्यान में रख के करते हैं, ठीक है।
कई बार हम किसी की अग्नि मंद है और हम उसको बोल दें कि आप जो है वो फ्रूट्स खाओ, ठीक है, तो फ्रूट्स एक तरह से रॉ फूड है हमारे लिए, रॉ फूड को पचाने में उतनी ही दिक्कत होती है, तो हमें उसकी बजाय उसको जो है वो दीपन पाचन के द्रव्य जो है वो देने चाहिए। उसके लिए मंड पेयाविलेपी, अगर अग्नि संदुक्षण करना है तो उसके लिए संसर्जन क्रम बताया गया है, उसके लिए जो है वो फ्रूट्स नहीं बताए गए हैं, ठीक है। और उसी तरह से अगर आपकी अग्नि बहुत अच्छी है, ठीक है, जैसे भस्मक रोग है या कुछ भी है, वो एक रोग है हालांकि, तो उसमें पेशेंट जो भी खाता है उसको वो लगता ही नहीं है, वो भस्म हो जाता है। तो आपको ये चीज देखनी है कि आप जो खा रहे हो उसकी एब्जॉर्प्शन हो रही है पेशेंट को या नहीं हो रही है, उसके अकॉर्डिंगली देना। क्योंकि इंडिया है तो इंडिया में हर एक वर्ग श्रेणी के लोग हैं, ठीक है, तो कुछ लोग आज जैसे आजकल की फ्रूट्स लेंगे, जूस लेंगे, ऐसा करके बहुत ज्यादा डाइट्स आजकल मार्केट में बहुत अल्टरनेट्स होते हैं इन चीजों के। अगर आप किसी को कोई बादाम नहीं खा सकता, जैसे फेमस सेइंग है कि अगर हर कोई बादाम नहीं खा सकता तो उसको मूंगफली खानी चाहिए, तो वो न्यूट्रिशन जो है वो हर एक चीज में है, हर एक वर्ग के लिए है, हमें बस उसको जो है वो प्रॉपर्ली यूटिलाइज करना। हाँ, तो ये हमारे लिसनर्स के लिए बहुत अच्छी बात है कि अगर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता या किसी कारणवश फ्रूट्स नहीं ले सकता, तो अगर वो नॉर्मल डाइट ले रहा है तो वो ही उसके लिए सफिशिएंट है। सो ऋतु और दोष के अकॉर्डिंग, ऋतु और दोष के अकॉर्डिंगली। और डाइट की बात चल रही है, इंडियन डाइट है तो स्पाइसेस के बिना तो इंडियन डाइट कुछ नहीं है। तो जो भी हमारे मसाले हैं, क्या जो असेंशियल पार्ट है इंडियन डाइट का, तो क्या वो सभी हमारे लिए अच्छे हैं या सब लोगों के लिए अच्छे हैं, चाहे वो बच्चा है, बड़ा है, बूढ़ा है, या इसमें भी आयुर्वेद में कोई? सबसे पहले तो जो हमारे लिए मसाले हैं क्या, वो चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट है, ठीक है। हम जो है वो बहुत सारी चीज़ें यूज़ करते हैं, हर एक स्टेट के अपने मसाले हैं, ठीक है, सांबर मसाला, पाव भाजी मसाला, देयर नंबर ऑफ थिंग्स लाइक दैट। बट जो आयुर्वेद में अच्छा बताया है, जो हम रेकमेंड करते हैं, वो एक जीरा, अजमोदा, अजवाइन, हींग जो है वो करते हैं। गरम मसाला जनरली आई अवॉइड टू द पेशेंट बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल मसालास एंड मे बी वो कुछ को सूट करे, कुछ को नहीं करे, और कुछ कंडीशंस होती हैं जिनमें नहीं देते। अग्नि संदुक्षण के लिए तो मेरे हिसाब से जो है वो हींग, जीरा, धनिया और हल्दी तो है ही है, बाकी ज़्यादा मैम बता पाएंगे इसमें। एक्चुअली ये जो मसाले हैं, मैम ने बिल्कुल ठीक कहा कि जैसे गरम मसाला है तो थोड़ा अवॉइड ही करना चाहिए क्योंकि वो मल्टीपल चीज़ों का मिश्रण होता है, लेकिन उसमें कई ऐसी चीज़ें हैं जिसको आप अगर इंडिविजुअली यूज़ करो तो वो बहुत अच्छा कार्य आपका करते हैं। जैसे आपके जीरक वगैरह हैं तो दीपन पाचन में, आपके डाइजेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। तो अगर आप इनको इंक्लूड करना चाहो तो आप इनको इंडिविजुअली थोड़ी थोड़ी मात्रा में कर सकते हैं, लेकिन आई थिंक गरम मसाला अवॉइड ही करना चाहिए। और मोर ओवर जैसे डॉक्टर साहब ने सही बोला कि जैसे मैं यही बोलना चाहूँगी कि जैसे सब पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है, या स्वस्थ व्यक्ति है, या यदि अगर जैसे किसी को संग्रहणीय रोग है, ठीक है, तो उसमें अगर हम मसालों का उपयोग करें ज़्यादा, ठीक है, तो उसके लिए हेल्पफुल नहीं होगा। सेम जैसे ही डॉक्टर साहब ने बोला, अगर हम मसालों की बात करते हैं तो उसमें देखिए ज़रूरी नहीं है कि जैसे जो मसाले हम साउथ में यूज़ कर रहे हैं वो मसाले सेम एज सच हमारे ऐसे नॉर्थ में भी ठीक रहेंगे। हमें जैसे हर देश का, हर काल का, हर उसके अकॉर्डिंगली हमें उसका सेवन करना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि जो चीज़ जैसे अगर हम सांभर की बात करते हैं, है ना, तो उसमें भी हम जैसे सांभर मसाला वगैरह यूज़ करते हैं, तो उसमें ज़रूरी नहीं है कि जो जैसे वो अगर साउथ में अगर हम उसका इंटेक कर रहे हैं क्योंकि वो उस देश के अनुसार या वहाँ की प्रकृति और वहाँ के देश के अनुसार वो वहाँ ज़्यादा बेनिफिशियल है एज कम्पेयर टू हमारे यहाँ नॉर्थ वाली साइड में। और ज़रूरी नहीं है कि इसके कंपैरिजन में हमें जैसे जो है अग्नि प्रदीपक हैं जैसे, या अगर हम दीपन और पाचन की अगर हम बात करते हैं तो उसमें हम जैसे जीरा है, ठीक है, वो हमें ज़रूर रेगुलरली उसका सेवन ज़रूर करना चाहिए। इसमें एक और 2-3 चीज़ें मैं जोड़ूँ, जैसे सर्दियाँ हैं तो सर्दियों में दालचीनी इट्स वेरी गुड फॉर कोलेस्ट्रॉल ऑल्सो, ठीक है। एक अदरक है, हालांकि वो स्पाइस नहीं है बट इट शुड बी यूज्ड, है ना, और उसको खाने से पहले लो तो वो अग्नि संदुक्षण करता है। और सौंफ जो हम खाने के बाद लेते हैं, बेसिकली वो दीपन है, पाचन नहीं है ना, दीपन है ना, बट फिर भी हम उसको जो अपनी डेली रूटीन है उसमें एज अ पाचन लेते हैं, एंड इट इट्स रियली वेरी गुड स्पेशली फॉर पित्त प्रकृति। अगर किसी को मूत्र निरोध है, ठीक है, यूरिन रिटेंशन है, तो उसको हम कई बार घर पे ही ये बोल देते हैं कि आप सौंफ वाला पानी पियो, और उसको बहुत अच्छे उसके रिजल्ट्स आते हैं। इस पे मैं एक बात बोलना चाहूंगी कि जैसे हम साउथ में जाएं, है ना, तो वहाँ पे मैक्सिमम खाना खाने के बाद आपको सौंफ नहीं दिखती। अगर आप नॉर्थ में आते तो आपको खाने के बाद सौंफ दी जाती है, जैसे शतपुष्पा बोलते हैं आयुर्वेद में। और अगर आप साउथ में जाएं तो वहाँ आपको जीरा दिया जाता है खाने के एंड में,
रोस्टेड जीरा, है ना, और आयुर्वेद में उसको जैसे जीरा कहा गया है। तो हर उसके अकॉर्डिंगली जो है आयुर्वेद बहुत वास्ट साइंस है, और उसके अकॉर्डिंगली एक और मसाला रह गया धनिया, ज्यादा हम यूज करते हैं चिकित्सीय पर्पज से भी और खाने के पर्पज से भी, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे हम हल्दी यूज करते हैं, हाँ हल्दी यूज करते हैं इसमें हमारे डायबिटीज में, कि अगर हम डायबिटीज में सिर्फ एक पिंच जो है 1 लीटर पानी में अगर उसको हम बॉईल करके लेते हैं तो वो भी बहुत बेनिफिशियल है। और हल्दी एंटी बायोटिक भी है आयुर्वेद में, एंटीसेप्टिक भी है, एंटी इंफ्लेमेटरी भी है। हाँ, तो ये तो सब मतलब हम काफी वो है। तो मैं यही बोलना चाहूंगी कि वोकल फॉर लोकल, जो आप जहाँ हो, जिस देश में हो, वहीं का खाना खाओ, ऋतु अनुसार खाना खाओ, और तभी आपको पोषण भी मिलेगा और बीमारियों से भी सुरक्षा मिलेगी। और पिज्जा पास्ता हमारे लिए नहीं है। हाँ हमारे लिए दाल रोटी मक्की की रोटी ही है। हाँ, और इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आजकल जैसे बहुत सारी डाइट्स चल रही, कीटो, वीगन, सिर्फ वेजिटेरियन या नॉन वेजिटेरियन, हर इंसान अलग अलग डाइट फॉलो कर रहा है, और उसमें सबसे इम्पोर्टेंट एक चीज होती है, दैट इज कैलोरी। हर फूड की एक अपनी कैलोरी है। तो क्या जब हम न्यूट्रिशनल वैल्यू देखते हैं तो क्या हमें कैलोरी पे फोकस करना चाहिए? नहीं, डेफिनेटली आपको न्यूट्रिशन पे ही फोकस करना चाहिए, क्योंकि आप क्या खा रहे हो वो इम्पोर्टेंट है, आप कितना खा रहे हो वो इम्पोर्टेंट है, बट टोटली कैलोरी बेस्ड होना जो है वो एक मिथ है, डेफिनेटली एक मिथ है। एक बर्गर में जितनी कैलोरीज हैं, या फिर एक ब्रेड और चपाती में देखो, ब्रेड में कम कैलोरीज है, चपाती में ज्यादा कैलोरीज है, फिर भी जो है वो ज्यादा न्यूट्रिशियस हमारे लिए क्या है, हमारे लिए चपाती ज्यादा न्यूट्रिशियस है। तो इसलिए कैलोरी बेस्ड तो इट्स जस्ट अ मार्केटिंग हाइप, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा मेरा मत है। बाकी ऐसा है कि कैलोरीज जो है, ये तो मैम ने ठीक कहा बिल्कुल कि हमें कैलोरीज नहीं देखनी चाहिए, अपना बॉडी का लेवल देखना चाहिए कि हमें न्यूट्रिशन के ऊपर फोकस करना है, कैलोरीज के ऊपर नहीं। तो बात ये है कि हमें क्या चाहिए, हमें वो चीज़ देखनी है। तो हमारे शरीर के लिए क्या चीज़ इम्पोर्टेंट है, हम किससे ज़्यादा कंफर्टेबल हैं, और हमारे न्यूट्रिशन पे ही हमें कंसंट्रेटेड रहना चाहिए। और मोर ओवर कि हम कितनी क्वांटिटी ले रहे हैं। अब ऐसा है कि जैसे जो लोग जो है एग्रीकल्चर फील्ड में है, ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है कि उनको अपनी बॉडी के अकॉर्डिंगली उनकी डिमांड ज़्यादा है, और एज कम्पेयर टू कि जो ऑफिस गोइंग है या फिर जिनमें सिर्फ बैठना ही है, जिनका डेली रूटीन में जो है ज़्यादा घूमने फिरने का या काम नहीं है, तो उनको उनके अपने अकॉर्डिंगली या उनके अपनी अग्नि के अकॉर्डिंगली उनको उसका जो है डाइट लेनी चाहिए। अब इसमें एक और चीज है कि आपको कितनी कैलोरीज लेनी है, कैसे पता चलेगा, क्योंकि मिनिमम ऐसे बोला जाता है 1200 कैलोरीज। हाँ। तो 1200 में आप पिज्जा पास्ता खा लो, दैट इज नॉट द थिंग, है ना। आपको कुछ न्यूट्रिशियस ही खाना है जो धातु पोषण करे। हमारा मेन एज आयुर्वेद क्या है, हमारे दोष बैलेंस रहने चाहिए, हमारे धातुओं का पोषण होना चाहिए, तो वो जो है वो एक हेल्दी डाइट से ही होगा। और इसके साथ एक और चीज मैं पूछना भी चाहूंगी और जोड़ना भी चाहूंगी कि जैसे लोग आजकल विटामिन ए डेफिशिएंट बहुत हैं, डी है, इवन विटामिन सी तक लोगों में बहुत कम आ रही है। अब बहुत सारे टेस्ट कराओ, आपका किसी का भी नॉर्मल नहीं आता। तो डाइट और वो ऋतु अनुसार आहार न लेने का नतीजा है। पहले हर सीजन में सर्दियों में गुड़ जरूर लिया जाता है ना। अब बोला जाता है गुड़ लोगे आपको स्किन डिजीज हो जाएगी, ठीक है। आपको पंचकर्म का एक सिद्धांत था, लोग पहले फॉलो करते थे, अगर डॉक्टर के पास आके नहीं भी करते थे तो खुद करते थे। मतलब उनकी डाइट ही ऐसी थी कि शरद ऋतु में विरेचन नेचुरली हो जाता था, पित्त शरण हो जाता था। अब वैसा नहीं है, तो इस वजह से डेफिशिएंसीज है। और स्पेशली विटामिन B12 जो है वो बॉडी में जो बनाता है, वो गुड़ से वो बैक्टीरिया अच्छा बनता है। तो जब आप गुड़ ही नहीं लोगे, मतलब एक एग्जांपल के तौर पे, तो कैसे बनेगा। और अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये जो नंबर ऑफ डाइट्स हैं मार्केट में, तो हमें कौन सी डाइट बेस्ट है या किस डाइट का कितना अच्छा रिजल्ट है, और न्यूट्रिशन का इससे क्या लेना देना है? देखो, कोई भी डाइट जो है वो अच्छी नहीं है, वी आर द लाइव एग्जांपल्स ऑफ दिस। ठीक है, आपको जो आपकी बॉडी के अकॉर्डिंगली और ऋतु के अकॉर्डिंगली, मुझे ऐसा लगता है अगर आप पका हुआ 3 टाइम का अपने जगह के अकॉर्डिंगली खाना खाएं, और अगर आप 2 टाइम का खाएं स्पेसिफिकली, आयुर्वेद जो है वो द्विकाल को प्रेफर करता है, सुबह और रात को। तो अगर आप द्विकाल आहार करें तो आप वैसे ही हेल्दी रहेंगे, और नॉर्मल खाना खाओ तो भी हेल्दी रहेंगे। हम मोटे या जो हमारी प्रॉब्लम्स होती है वो स्टार्ट इसलिए होती है क्योंकि हम बीच में चाय, बिस्किट, समोसा, पकौड़े ये सब खाते हैं, तो इसकी वजह से जो है वो मेन दिक्कत होती है। डॉक्टर, तो मैं इस पे एक और चीज आपसे पूछना भी चाहूंगी सबसे, और ऐड भी करना चाहूंगी
तो जैसे सर्दियां आ रही है, सबको पता है ना, और सर्दियों में भूख भी ज्यादा लगती है, और तो हमें कैसे, मतलब कौन सी डाइट इसमें बेस्ट रहेगी, या आपके मतलब एक एग्जांपल अगर हो जाता तो ज्यादा बेटर था। सीजनल डाइट लीजिए, ठीक है, कुछ भी चीज की एक्सेस नहीं करनी। मतलब ऐसा बोला है कि सर्दी में आप जो भी खाएंगे वो पच जाएगा, पर इसका मतलब ये नहीं कि आप सारा मीठा ही खाओ। सर्वरस आहार लेना चाहिए, है ना। सर्वरस लोगे तो वो बैलेंस भी होगा, और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट ये है कि आपका कोष्ठशोधन साथ में होते रहना चाहिए, तो उसकी वजह से जो है वो कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। इस पॉइंट पे मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगी कि हमें मेनली अपने वर्कआउट के ऊपर भी थोड़ा सा कंसंट्रेशन करना चाहिए कि हम लोग वर्कआउट कितना कर रहे हैं। ये ऐसा नहीं है कि हम काम बहुत ज़्यादा कर रहे हैं और खा बहुत कम रहे हैं, या फिर हम खा बहुत ज़्यादा रहे हैं और काम कर ही नहीं रहे हैं, तो नेचुरल सी बात है कि वो डाइजेस्ट ही नहीं हो पाएगा। तो ऐसे खाने का तो कोई मतलब ही नहीं बनता कि जो आप लोगों को डाइजेस्ट नहीं हो रहा, तो आप उतना खाइए जितना आप काम करते हैं। वर्कआउट पोर्शन कंसेंट्रेट करना चाहिए। Yes, definitely. क्योंकि अगर आहार जितना मर्जी ले सकते हैं तो व्यायाम भी जितना मर्जी कर सकते हैं। हाँ, ये तो है। और इसके साथ एक और चीज पूछना चाहूंगी, क्योंकि इतना अच्छा चल रहा है तो मेरे दिमाग में भी बार बार एक से एक क्वेश्चन आ रहे हैं फास्ट फूड को लेके, क्योंकि सबको पता है इतना हेक्टिक शेड्यूल है, सुबह निकल रहे हैं, रात को आ रहे हैं, कई बार खाना नहीं बनता या नहीं मन है, थक गए हैं, तो आप पहले ये बताइए कि क्या हमें फास्ट फूड ले लेना चाहिए, या लेना चाहिए तो कितना लेना चाहिए, या सिर्फ होम कुक्ड फूड ही ज्यादा बेस्ट है। देखो इसमें तो नो डाउट अनडाउटेडली होम कुक्ड फूड बेस्ट है, ठीक है, बट ये है कि इट्स अनअवॉइडेबल सिन नाउअडेज, क्योंकि इतना बिजी लाइफस्टाइल हो गया है कि आपको लेना ही पड़ता है, ठीक है। तो अब आपको क्या चूज करना है। अगर आप पनीर खाओगे तो उसमें भी सारा मक्खन ही होगा, ठीक है, आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा ही बढ़ेगा। आप बर्गर खाओगे तब भी यही होगा, उसमें चीज़ होगा। तो बेसिकली ये चीज़ें अच्छी तो नहीं है, बट ये है कि अवॉइड ही करनी चाहिए, इसको किसी भी तरह से प्रमोट तो नहीं कर सकते। मेरे ख्याल से ऐसा है कि फास्ट फूड बिल्कुल अवॉइड भी नहीं किए जा सकते, क्योंकि आजकल बच्चे जो हैं वो ज़्यादातर फास्ट फूड ही पसंद करते हैं, लेकिन जो मदर्स हैं वो भी इक्वली जो है वो कॉन्शियस है अपने बच्चों की डाइट को लेके। तो अगर आप फास्ट फूड भी कुक कर रहे हो तो आपको घर का ही खाना चाहिए, क्योंकि जो मदर्स हैं वो इतनी कॉन्शियस है कि वो उसको भी बहुत ज़्यादा हेल्दी बना के अपने बच्चों को देती हैं। तो इसलिए फास्ट फूड बिल्कुल तो अवॉइड नहीं किया जा सकता, लेकिन अगर आप जब भी खाएं तो कोशिश करें कि आप घर का बना हुआ ही खाएं। सेम इस चीज़ में मैं एक छोटी सी बात ऐड करना चाहूँगी। जैसे मैम ने बोला कि मदर जो है कोई हर चीज़ का रिप्लेसमेंट ढूंढ लेती है, तो जैसे अगर हम मायनीज़ की बात करते हैं तो फास्ट फूड के उसमें अगर हम देखें तो वो मायनीज़ के बिना तो वो बनता ही नहीं है। तो उसको हम जैसे प्लेन योगर्ट से हम वो कर सकते हैं, जैसे या फिर दही जो है, हैंगर जो दही है, हम उसको रिप्लेस कर सकते हैं उससे। और मोर ओवर ठीक है फास्ट फूड हमें खाना चाहिए, बट लेकिन ऐसा है कि फास्ट फूड की टर्म, ये चीज़ ज़रूरी है कि फास्ट फूड की टर्म भी हमें समझनी चाहिए। फास्ट फूड का मतलब ये नहीं कि जैसे मार्केट में फास्ट फूड मिल रहा है, यदि हमारे पास समय नहीं है तो उसमें हमें फास्ट फूड ज़रूर खाना चाहिए। जैसे एप्पल जो हम फास्टली कभी भी कहीं से भी उठा के हम वो खा लें, जो हमें इजीली या फिर फास्ट कहीं से भी अवेलेबल हो जाए। फास्ट फूड का टर्म ज़रूरी नहीं है कि जैसे या चाइनीज़ ही हो गया, ठीक है, या फिर मतलब कोई भी ऐसी चीज़। तो फास्ट फूड के लिए मेरी उसमें मैं ये बोलना चाहूँगी। हाँ, और इसमें एक और चीज़, अगर आपको खाना ही है तो पैक्ड टिन्ड या फिर ये चीज़ें नहीं खानी चाहिए, फ्रेशली प्रिपेयर्ड खाना चाहिए, है ना। जैसे आप सबवे जाते हैं तो वहाँ सब कुछ बना होता है, वो सिर्फ भर के देते हैं, सो बेसिकली दैट इज़ नॉट अ गुड थिंग। आपको किसी ऐसे लोकल शॉप पे जाना चाहिए जहाँ पे जितना है उतना ही वो दे रहे हैं, वो कंपैरेटिवली कम नुकसानदायक है। और इसमें हम जैसे रोस्टेड चना ले सकते हैं, हाँ, या वो तो फिर है। कुछ भी ऐसी चीज जैसे हम पहले भी बना सकते हैं, वो भी हम तो फास्ट fast फूड, हाँ फास्ट वहाँ पे और वो अवेलेबल भी हो जाती हाँ है। जी, हाँ जी। बट वो एक आजकल फास्ट फूड इज अ फास्ट फूड। यस, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आप मुझे सभी लोग बताइए ऐसी हर्ब या मेडिसिन जो हम रेगुलर ले सकते हैं, बिकॉज आजकल ऐसा है कि इतनी ज़्यादा मार्केटाइजेशन है, तो लोग क्या करते हैं कि कोई भी जैसे एक प्रोडक्ट आ रहा है तो सब उसी कंपनी के उस प्रोडक्ट को ले रहे हैं कि हाँ मेरी बोन स्ट्रेंथ अच्छी हो जाएगी, मेरी स्किन में लस्टर आ जाएगा, मेरी इम्यूनिटी बढ़ जाएगी, क्योंकि एपिडेमिक है, कोरोना है, और अभी कोरोना गया है तो अभी सबको इम्यूनिटी की जरूरत है। तो आप ऐसी कोई एक हर्ब बताइए कि जिससे हमें मतलब बेनिफिट हो, न्यूट्रिशियस भी हो, हम अच्छी शेप में भी रहे, स्किन भी ग्लो करे और इम्यूनिटी भी अच्छी हो।
वैसे तो बहुत ज़्यादा है, बट व्हाट आई से इज त्रिफला, Okay. एंड त्रिफला नॉट एज अ पाउडर, नॉट एज कलेक्टिव। त्रिफला जो आयुर्वेद में बताया है, ठीक है, एक हरड़, 2 बेटा और 4 आंवला, उसका कॉम्पोजिशन बना लो और उसी तरह से लो, खाने से पहले, बिल्कुल खाली पेट, खाना खाने से पहले, खाना खाने के बाद। अगर आप वैसा लेते हो फॉर अ लॉन्ग टर्म एज अ रसायन गुण, तो उसके बहुत ज़्यादा फायदे हैं, क्योंकि त्रिफला में तो स्पेशली बताया हुआ है कि वो जो है वो हर जरा व्याधि का नाश करता है और किसी भी तरह से रोग जो है वो उससे उत्पन्न नहीं होता, ठीक है। तो जैसे कि त्रिफला मार्केट में भी अवेलेबल है, लोग जैसे हेयर डाई में यूज करते हैं, स्किन के लिए यूज करते हैं, तो वो ज्यादा बेनिफिट करेगा हमें, या हम घर पे बनाएं या किसी ऐसे नहीं, डॉक्टर घर से का लें? बना हुआ और इंटरनली त्रिफला तो आइज के लिए रसायन है, हाँ जी। त्रिफला घृत लिया जाता है, जी, जी। ठीक है। आपको बालों के लिए बहुत अच्छा है त्रिफला, आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छा है, पेट के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि उसमें हरड़ है, हाँ, उसमें आंवला constipation है, में तो लोग- एक तरह से हाँ कॉन्स्टिपेशन में लोग लेते हैं और कुछ सालों के बाद बोलते हैं कि हम त्रिफला लेते थे और त्रिफला से हमें फर्क नहीं पड़ा। हाँ। तो बेसिकली त्रिफला रुक्ष है, हम्म। अगर आप उसको गर्म पानी के साथ लेते रहोगे फॉर द लॉन्ग टर्म, तो वो आपके इंटेस्टाइन में रुक्षता करेगा। आपको अगर उसको लेना है तो आपको उसको अनुपान या किसी योग के साथ सिद्ध करके लेना पड़ेगा। तो मतलब आयुर्वेद में भी ऐसा होता है कि आप कोई मेडिसिन ले रहे हो और एक टाइम आता है कि आपको उस मेडिसिन का हाँ, इफेक्ट खत्म हो जाता डेफिनेटली है। अगर आप उसका अनुपान सही नहीं है तो वो मेडिसिन है ही नहीं है। हमारे आयुर्वेद में मेडिसिन जितनी इम्पोर्टेंट है उतना जरूरी अनुपान है। और इसमें एक और चीज की जैसे लोग पूछते हैं और करते भी हैं, खुद ही होम रेमेडीज फॉलो करेंगे, 1-2 साल तक कोई एक चीज ले रहे हैं, और क्या आयुर्वेद ऐसा कहते हैं कि नहीं हम तो हर्बल ले रहे हैं, हमें इसका साइड इफेक्ट नहीं होगा, पर आयुर्वेद में मेरे ख्याल से तो साइड इफेक्ट है हर चीज का। अगर आप अयोग, अति योग और बहुत संयोग- चीजें, संयोग योग, ये सब नहीं, चीजें बहुत आपको matter करती हैं। अगर एक वात प्रकृति का व्यक्ति त्रिफला चूर्ण ले रहा है तो डेफिनेटली उसको जो है आज नहीं तो कल उसको वात प्रकोप होने वाला है, क्योंकि अगर उसने अनुपान नहीं सही लिया, अगर वो उसको घी के साथ ले रहा है या फिर उसको जो है किसी चीज में सिद्ध करके ले रहा है जो कि वात नाशक है, दशमूल को हाथ में ले रहा है, तो एक अलग कंसेप्ट है। बट वैसे ही लगा हुआ है कि हाँ भाई त्रिफला खाना चाहिए, त्रिफला खाना चाहिए, तो वो उसके इफेक्ट नहीं है। हाँ जी। देखिए आयुर्वेद में वैसे तो हमारे द्रव्यगुण के अंदर बहुत सी ड्रग्स जो है वो सम्मिलित की गई हैं, जैसे शतावरी, गिलोय है, तुलसी है, अदरक, ये सारे आजकल मतलब लोग रैंडमली यूज़ कर रहे हैं अपनी डाइट में। लेकिन मेरे हिसाब से आपको अपनी डाइट में रसायनों का भी सेवन करना चाहिए। जैसे हमारी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रसायन है हरितकी, तो उसका हमारे अंदर ऋतु हरितकी के अकॉर्डिंग बताया गया है कि कौन कौन सी ऋतु में आपको उसका अनुपान किस किस चीज़ के साथ करना है। तो हमें रसायनों का समावेश भी अपनी डेली रूटीन की डाइट में ज़रूर करना चाहिए, ताकि हमारी जो डेली रूटीन है एटलीस्ट वो जो है वो नॉर्मल अपने स्टाइल से चलती रहे, ताकि हम बिल्कुल बहुत ज़्यादा लो ना कभी फील करें और बहुत ज़्यादा एनर्जी लेवल भी हमारा एक्साइटेड भी नहीं हमें फील करना है। तो इसलिए हमें एटलीस्ट रसायनों का सेवन भी करना चाहिए। और जैसे आजकल के सिनेरियो में कोविड सिचुएशन में मेरे को लगता है कोई भी घर में ऐसा नहीं होगा जिसने गिलोय का सेवन नहीं किया, चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो, है ना। और चाहे सब आजकल जैसे डेंगू है तब भी लोग ले तब भी ही लोग रहे ले ही रहे हैं, तो अपनी इम्यूनिटी बूस्टिंग के लिए इसका सेवन हमें ज़रूर मतलब करते रहना चाहिए, चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो, चाहे वो आप उसका क्वाथ बना लो या चाहे आप टैबलेट्स ले लो मार्केट में जो बहुत सी अवेलेबल हैं, ठीक है। तो मेरे हिसाब से शायद गिलोय, और साथ में अगर रसायन, बिल्कुल डॉक्टर साहब ने सही बोला कि ज़रूरी नहीं है कि हमें रसायन के उसमें जैसे च्यवनप्राश वगैरह ऐसा कुछ ही लेना है। तो अब नॉर्मली हम हरितकी भी ले सकते हैं ऋतु के अनुसार, या फिर हम आंवला का भी जो है वो भी हम ले सकते हैं। और अभी हमारी आयुष की बोधिनी सीरीज में एक सर ने बताया भी था, द्रव्य गुण का भी था शायद लेक्चर, आंवला का सेवन करने से उन्होंने 2 महीने में 10 kg यूज किया, तो वो उसको मतलब प्रॉपर यूज से व्यक्ति के अकॉर्डिंग। पर ये सब चीजें जो है वो बिना चिकित्सीय परामर्श के नहीं, खुद बिल्कुल नहीं नहीं, लेनी, खुद नहीं क्योंकि लेनी। आजकल बहुत ज्यादा है कि आप नेट पे गूगल कर रहे हो और आपको जो पहली होम रेमेडी या जो इजी लग रही है लोग उसको फॉलो कर लेते हैं, और उसके साइड इफेक्ट्स जैसे गिलोय की ही बात की जाए तो इतना ज्यादा सेवन कर लिया, बाद में उससे आपको कोई और नहीं फर्दर हाइपरटेंशन में बहुत जा रहे हैं लोग, हाँ, इसको लेके। नहीं, और एक और चीज है, लोग बोलते हैं कि हम पिछले 3 साल से गिलोय पी रहे हैं पर हमारा यूरिक एसिड फिर भी बढ़ा फिर भी हुआ बढ़ा है। हुआ है। क्योंकि आप उसको वैसे नहीं ले रहे हो जैसे उसको लेना लेना चाहिए। चाहिए। गिलोय का मतलब ये थोड़ी कि आपने गिलोय खा लिया और आपको पूरी बॉडी, मतलब उसका हर एक रोग में अनुपान डिफरेंट है, और हर अनुपान व्यक्ति के अनुसार और हर हाँ। उसके व्यक्ति के दोषों के अनुसार और अति के अनुसार
मतलब अलग अलग उसका सेवन करना इसलिए चाहिए। आप जो भी ड्रग यूज कर रहे हैं एटलीस्ट उसका एक बार आप चिकित्सकीय परामर्श जरूर लीजिए। जैसे इन्फ्यूज वाटर आजकल हाँ, बहुत जैसे इसका चलते हैं। सबसे बेस्ट हाँ। एग्जांपल हरितकी है। हरितकी को बोला है कि उबाल के लेंगे कुछ और काम करेगी, है ना, इस तरह से अलग अलग है उसका। हनी के साथ लोगे हनी तो के कुछ साथ लोगे तो सैंपल कुछ के और, साथ तो और है। वैसे ही हर ड्रग का है। और एक और चीज मैं पूछना चाहूंगी इसको रिलेटेड कि जैसे ये सब चीजें बात चली, पर सब में एकल औषधि ना जाके या आहार की बात की जाए तो जैसे आयुर्वेद बोलता भी है कि जैसे आप लोग हवन करते हो तो हम हवन में समिधा डालते हैं, तो हमारे अंदर शरीर में भी एक अग्नि प्रज्वलित है जिसे जठर अग्नि का नाम दिया गया है। जठर इस पेट, उसमें अग्नि उत्पन्न हो रही है तो जिसे जठर अग्नि। तो उसमें जैसा हम संविधा मतलब आहार डालेंगे वो वैसे ही हमें बेनिफिट देगी, है ना। तो इसलिए मतलब आहार आयुर्वेद में एक बहुत ही बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक है। और इसी के साथ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्योंकि ये सीरीज हम कोशिश करेंगे कि बहुत आगे तक जाए और हमारे लिसनर्स को इससे बहुत बहुत फायदा हो। तो एक क्वेश्चन है कि जैसे हर रोज सुबह, चाहे वो किसी भी श्रेणी का है, चाहे वो बालक है, वृद्ध है या युवा वर्ग है, किसी में भी देख लो आजकल काम इतना ज़्यादा है या ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, तो क्या हो रहा है कि धीरे धीरे एक टाइम आता है दोपहर के बाद या कईयों को उससे भी जल्दी हो जाता है, हमारी एनर्जी में बहुत लो फील होता है, बहुत जल्दी हम ड्रेन्ड हो जा रहे हैं। तो अगर हम कहीं और चीज़ों की बात की जाए तो लोग उसके लिए भी अलग अलग प्रोटीन बार, शेक और मार्केट में जितनी भी चीज़ें अवेलेबल हैं आजकल वो लेना शुरू हो गए हैं। तो क्या वो हमें लेनी चाहिए? आयुर्वेद में उसका क्या एक ऑल्टरनेट है या सब्स्टिट्यूट है जो हम ले सकते हैं? प्रोटीन बार्स हैं, जैसे उसको अगर हम अगर रिप्लेस करें तो जैसे हम आंवला कैंडी में, बस बात वही है कि हमें क्वांटिटी कितनी लेनी है वो मैटर करता है। ऐसे ही आंवला कैंडी में भी टेस्ट में हम उसको बहुत ज़्यादा उसका इंटेक कर लें, ठीक है, तो उसको हम इस तरह से रिप्लेस कर सकते हैं कि जिससे एनर्जी भी रहे और साथ में हम न्यूट्रिशनस कोई भी चीज़ भी ले लें। ऐसा है कि मैम ने बिल्कुल क्वेश्चन कि मतलब कि कई बार ऐसा होता है कि हम लोग बहुत ज़्यादा लो फील कर रहे होते हैं लेकिन हम एकदम से प्रोटीन शेक पी लें, ये मेरे हिसाब से कोई समझदारी नहीं है। हमें इस कंडीशन में भी अपने मतलब कि डाइजेशन पावर को ध्यान में रखना चाहिए कि हमें क्या वो चीज़ डाइजेस्ट भी हो जाएगी कि नहीं, ये चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए कि एकदम से प्रोटीन शेक पी लेना ये सही नहीं है। तावरी कल्प जैसे, ठीक है, तो वो बहुत ज़्यादा बच्चों में यूज़ किया जाता है, स्पेशली अगर आपको उनको एनर्जेटिक रखना है और उनकी ग्रोथ अच्छी रखनी है तो बहुत कॉमनली यूज़ होता है। इसके अलावा खजूर आदि जो हम ले सकते हैं, मुनक्का पानी में भिगो के हम ले सकते हैं। अश्वगंधा एक बहुत अच्छी मेडिसिन है, बट अगेन जैसा मैम ने बोला अग्नि के अकॉर्डिंगली, बल के अकॉर्डिंगली, ऋतु के अकॉर्डिंगली, बिना किसी चिकित्सा परामर्श के, क्योंकि अश्वगंधा इज नेचुरली अकरिंग स्टेरॉइड। तो अगर आप उसको वैसे ही चम्मच भर भर के रोज लेते रहोगे एंड आफ्टर सम टाइम यू विल से कि मेरे को तो नहीं ऐसा और आई एम गेटिंग सम काइंड ऑफ सिम्टम्स, तो इसमें जो है वो किसी की गलती नहीं, इसमें टोटली उस व्यक्ति की गलती है जो नेट से पढ़ के जो है उसको ले रहा है। तो इसकी जगह हम क्या ऐसा कुछ होम कुक्ड फूड रखें अपने पास या कुछ ऐसी चीज रखें कि हम खाएं? और खजूर आदि आप खजूर ले सकते हैं, ठीक है। आप जो प्रोटीन बार खाते हैं वो बेसिकली आपको इंस्टेंट शुगर का एक किक ही देता है ना, तो उसके लिए नेचुरली अकरिंग आप खजूर ले सकते हो। अगर आप प्रोटीन शेक की बात कर रहे हो आप उसको मंथ बना सकते हो, जैसे मूंगफली और गुड़ की। मूंगफली गुड़ का भी फिर वो पित्त प्रकृति को हम नहीं दे सकते, उसमें काफ़ी वो है मतलब काफ़ी चीज़ें, इसीलिए चिकित्सा परामर्श की जो है वो ज़रूरत है। आप अपने डॉक्टर से जाके बोलिए कि मेरे को ऐसा हो रहा है, मतलब कुछ लोग होते हैं वो 8 बजे उठते हैं और 10 बजे उनको जो है वो थकान होना शुरू हो जाती है। कुछ लोग होते हैं जो 8 बजे उठते हैं और 4 बजे के बाद जैसे कि मेरे को अब जो है वो लेथार्जिक फील हो रहा है, दोनों डिफरेंट है, ठीक है। जो पहला है उसको तो तंद्रा ही है, उसको आप एक हेल्दी पर्सन की तरह ट्रीट नहीं कर सकते, उसको आपको एक रोगी की तरह ट्रीट करना पड़ेगा कि ये उठता है और उठते ही इसको प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती है ना, क्लम है या तंद्रा है, जो भी है आपको उस तरह से करना पड़ेगा। और एक 4 बजे के बाद है, दैट मीन्स कि उसका जो आहार है उसमें कुछ तरह से कमी है कि एक पॉइंट के बाद आके वो बिल्कुल एनर्जी जो है उसकी ड्रेन हो जाती है, तो आपको उस चीज़ को भी कंसिडर करना चाहिए और उसके अकॉर्डिंगली उसका डाइट प्लान बनाना चाहिए। धन्यवाद। और मैं यही आशा करती हूँ कि जितने भी हमारे श्रोतागण हैं उनको सबको इसका बहुत बहुत लाभ मिले। और आयुर्वेदा फॉर पोषण जो 6th हमारा आयुर्वेदा डे सेलिब्रेट हो रहा है और उसकी मेन थीम है
तो उसमें ये जो है छोटी सी अपनी एक हमारी कोशिश है और सबको इससे लाभ पहुंचेगा। और मैं धन्यवाद करती हूँ डॉक्टर दीपिका भंडारी, डॉक्टर लवनीत, डॉक्टर मृदु शर्मा और श्रीमती विमला देवी आयुर्वेदिक कॉलेज की तरफ से आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।